नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग वो द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में देखिए व्याकरण का बहुत बड़ा रोल है अपने आप में। यानी व्याकरण के प्रश्न हैं वो बहुत आएंगे, सारी व्याकरण आएगी। तो देखिएगा विस्तार से, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आज से अपन व्याकरण की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे और वैसे द्वितीय श्रेणी की परीक्षा जो है 30 दिनों बाद में होने वाली है, तो हम प्रत्येक दिन द्वितीय श्रेणी की एक एक टेस्ट लेंगे। हर एक टॉपिक से सारे टॉपिक्स में आपका क्लियर करवा दूंगा और वैसे आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। तो आज अपन व्याकरण के वर्ण विचार से शुरू करते हैं। उनके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो देखिए आज का अपना पहला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। सभी को पता है, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो कितने स्वर हुए? 11 स्वर। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कुल वर्ण कितने होते हैं। अब पढ़ने में ध्यान रखना, कहाँ पर आपको स्वर पूछेगा, कहाँ पर वर्ण पूछेगा, कहाँ पर व्यंजन पूछेगा। तीनों अलग अलग होते हैं। तो कुल वर्ण होते हैं 44। कितने होते हैं? 44। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 44 होते हैं। आगे बात समझ में? तो 44 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। कितना शानदार प्रश्न पूछा है। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कितने होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व ए, छोटी ई, उ और री। दीर्घ में आ जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ। और प्लुत में ओम एक जो चलता है। तो मात्रा के आधार पर 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। रचना के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है। स्वर ए में किस स्वर के योग से ए स्वर बन जाता है? कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। स्वर ए जो है, इसमें अपन कौन सा स्वर जोड़ेंगे कि वो ए में बदल जाएगा? ए में ए जोड़ेंगे तो आ बन जाएगा। ए में उ जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा। री जोड़ेंगे तो अरे, और ई जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ए और ई के योग से क्या बनता है? ए स्वर का निर्माण है वो होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद बताइए। अब उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण स्थान के आधार पर ध्यान रखना, स्वर के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंठेश्वर, तालव्येश्वर, मूर्धन्यस्वर, दंतेश्वर, कंठ तालव्येश्वर और कंठोस्वर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान रखना, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के अगर भेद पूछ लेगा तो 6 करना है, और व्यंजनों के अगर पूछ लेगा तो अपन को कितने करने हैं? 5 होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। आगे बात समझ में? किस विकल्प में सभी स्वर वृत्ताकार स्वर है? कितना शानदार प्रश्न बनाया है। यानी सारे स्वर कौन से हैं जो कि वृत्ताकार हैं? कौन सा विकल्प है? तो इनमें से ध्यान रखिएगा, ए आ ये तो नहीं है, उ तो हैं परंतु ए ऐ नहीं आए हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। उ ओ औ। वृत्ताकार का शाब्दिक अर्थ होता है, वृत्त कैसा होता है? ध्यान रखिएगा, गोल होता है। कैसा होता है? गोल। तो जिस स्वर का उच्चारण करते समय होठों का आकार एक गोल हो जाता है, तो आप करके देखना, परीक्षा में करके देखोगे तो इन चीज़ों को कभी नहीं भूल पाओगे। अगर नहीं करके देखा तो कभी ये याद भी नहीं होगी, यानी ये रट नहीं सकते अपन इन चीज़ों को। तो वृत्ताकार में देखो, ऊ का आप उच्चारण करो बैठे बैठे, गोल हो रहे हैं। ओ, यानी इन चारों में अपने होठों की आकृति गोल हो रही है। इसका मतलब ये स्वर कौन से कहलाए हैं? वृत्ताकार स्वर कहलाए हैं। विवृत स्वर कौन सा होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। विवृत स्वर इनमें से कौन सा है? तो विवृत का पहले मैं आपको शाब्दिक अर्थ बताऊं। विवृत का शाब्दिक अर्थ होता है खुलना। क्या होता है? खुलना।
तो मतलब जिस स्वर का उच्चारण करने में पूरा का पूरा अपना मुख है, थोबड़ा है, वो खुल जाता है, वो ही विवरित होता है। तो आप उच्चारण करिए, ए नहीं खुला, आ पूरा खुल गया ना, तो यहीं पर अपन को प्रश्न का उत्तर सही कर देना है। ई में देख लो नहीं खुल रहा है, इसमें नहीं, तो इसका मतलब सही उत्तर क्या हुआ, विवरित स्वर आ होता है। आगे बात समझ में। जीवा के आधार पर ए स्वर किस प्रकार का होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के ध्यान रखिएगा, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। तो ध्यान रखिएगा, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। अग्र स्वर में जिस स्वर का उच्चारण करने में जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है वो क्या कहलाता है? अग्र स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्र स्वर कहलाता है, जिसमें आते हैं ई, ए, और री। मध्य स्वर में क्या होता है कि जीभ के बीच में एक गड्ढा सा बन जाता है। ए स्वर का उच्चारण कीजिएगा आप लोग, ए, तो जीभ के बीच में एक गड्ढा सा बन गया। अब जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है, वो क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं, जिसमें आ, उ, ओ, औ ये होते हैं ना, ये पश्च स्वर। तो अब मध्य स्वर अपन को यहाँ पर ए पूछा है, तो ए कैसा स्वर हो गया? मध्य स्वर हो गया, यानी जीभ के मध्य का भाग सक्रिय रहता है, जीभ के मध्य में एक गड्ढा सा बन जाता है। ए आप उच्चारण करके देखिएगा, उच्चारण करके देखोगे तो जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे, अन्यथा कभी ये चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। इनको समझिएगा आप लोग, नहीं कि आप इनको रटने की कोशिश कीजिएगा, करके देखने वाली चीज़ें हैं। अब अपने सामने शानदार प्रश्न आया है, 10वां प्रश्न, कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अब देखिएगा, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे। ये वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण न तो स्वरों की भांति होता है और ना ही व्यंजनों की भांति, जिसके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ यहाँ पर कहीं ना कहीं परस्पर सटाने से होता, परंतु कहीं पर भी पूर्ण स्पर्श नहीं हो पाता, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इन्हीं में ये और वे को अर्धस्वर भी कहा जाता है, इन दो को अर्धस्वर भी कहते हैं। है किसी कोई समस्या? अगला देखिए, उत्तक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उत्तक्षिप्त व्यंजन है वो अड़ और ढ होते हैं। उत अक्षिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत का मतलब उठाना, अक्षिप्त का मतलब पटकना। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ क्या है कि झटके के साथ नीचे आती है ना, उसे ही उत्तक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इन्हें ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं और द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए उत्तक्षिप्त व्यंजन कौन से वे? अड़ और ढ। कम से कम 20 बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, आगामी भी पूछा जा सकता है। संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन कौन से हैं? बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो अपने सामने प्रस्तुत किया है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये 4 जो व्यंजन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। अक्षय जो होता है वो बनता है क, अलंत, से के योग से। अब ध्यान रखना, परीक्षा में यहाँ पर हलंत लगा दिया तो सामने ए रखिएगा अगला, अगर ए नहीं रखा तो ये हलंत नहीं आएगा। फिर इसी प्रकार से त्रय में देखिएगा तय और रे, ठीक इसी प्रकार से गे में देखिएगा जय और ये, फिर इसी प्रकार श्रेय में देखिएगा से और रे। इस प्रकार से इनका क्या होता है? विभाजन होता है। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है, ध्यान रखना। संघर्षी व्यंजन पूछ लिया अपन को कि संघर्षी व्यंजन इनमें से कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 13 का जो प्रश्न है इसमें अपन को पूछा है संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो से है को क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन। मतलब है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि वायु का जो निकास का मार्ग है ना वो बिल्कुल संकरा हो जाता है और वायु को बाहर निकालते समय संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए इसे संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। कोई समस्या? 14 का अपना प्रश्न है कि उच्चारण के आधार पर लय व्यंजन बताइए, मतलब ये किस प्रकार का है? बहुत शानदार प्रश्न है ये। संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, उत्तक्षिप्त या फिर पार्श्विक। तो संघर्षी तो अपन ने कर लिया। अब स्पर्श संघर्षी होते हैं च, छ, ज, झ। उत्तक्षिप्त अपन ने कर लिया, अड़ और ढ होते हैं। अब बचा कौन सा है? पार्श्विक बचा। पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ होता है बगल। क्या होता है?
पार्श्व का शाब्दिक अर्थ होता है बगल, यानी जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, लुंठित भी कहा जाता है। और जीभ के मतलब बगल से जो हवा निकलती है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। यानी आप ले का उच्चारण करो ले, तो जीभ के दोनों साइडों से हवा बाहर निकल रही है ले, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पार्श्विक। पार्श्व का शाब्दिक अर्थ ही मतलब बगल से होता है, यानी जीभ के बगल से हवा निकलेगी तब इसका उच्चारण होगा। उच्चारण के आधार पर रे व्यंजन बताइए किस प्रकार का है, संघर्षी भी नहीं है, स्पर्श संघर्षी भी नहीं है, उत्क्षिप्त भी नहीं है और पार्श्विक। यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये लुंठित व्यंजन है, पार्श्विक यहाँ पर नहीं है, ये क्या है, लुंठित व्यंजन की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है, लुंठित व्यंजन। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना, और इसको प्रकंपित भी कहते हैं। प्रकंपित का शाब्दिक अर्थ होता है जिस वर्ण का उच्चारण करने में जीभ में क्या होता है, कंपन। आप करके देखो, रे हो रहा है ना कंपन, तो इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है यहाँ पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के जो भेद हैं वो ध्यान रखिएगा 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद माने गए हैं। अब आगे देखिएगा आप लोग, गे वर्ण का सही विन्यास क्या है, यानी गे जो अब अपन ने पीछे चर्चा ही कर ली, जय और ये से ये बनता है, यहाँ पर जय और नय दे दिया है। देखो आगे स्वर रखा हुआ है, ये बनता है जय ये और ऐसे। अगर यहाँ पर ये के हलंत नहीं आएगा तो ए की कोई आवश्यकता नहीं होगी, अगर हलंत होगा तो ए की आवश्यकता होगी। और यही परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अनुस्वार और विसर्ग किस वर्ण के भेद में माने जाते हैं, यानी इनको क्या कहा जाता है, अनुस्वार और विसर्ग को अपने किस श्रेणी में रखेंगे, तो ये क्या होते हैं, अयोगवाही के नाम से जाना जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को किस नाम से जाना जाता है, अयोगवाह वर्ण के नाम से इनको जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ना तो ये इनका जो उच्चारण है ना वो स्वर के बगैर यानी ए के बगैर इनका उच्चारण नहीं हो पाता है, इसलिए अयोगवाही, यानी ये स्वरों की गणना में न तो स्वरों की गणना में आते हैं, न ही व्यंजनों की गणना में, क्योंकि इनका उच्चारण है वो ए के बगैर होना संभव नहीं है। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने में प्राणवायु यानी अपने फेफड़ों से उठने वाली जो वायु है मुख व नाक दोनों से बाहर निकलती है, उन व्यंजनों को अपने क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक के नाम से उनको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अनुनासिक जाना जाता है। और सिर्फ नाक से निकलती है वो नासिक के होते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है इसमें, बहुत ही शानदार प्रश्न अपन को पूछा है। अघोष वर्ण इसमें से कौन सा है, तो इसमें देखिए ग जय पै द, ये बहुत आसान है। घोष अघोष, इसमें पै होता है ना वो अघोष। अघोष का मतलब देखिएगा आप लोग, आपको थोड़ा सा अघोष के बारे में बतला देता हूं मैं। यानी वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद या कंपन पैदा नहीं होता ना वो अघोष होते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और से भी क्या माने जाते हैं, अघोष माने जाते हैं। और इसी प्रकार अलप प्राण जो होते हैं ना वो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये क्या होते हैं, अलप प्राण। दूसरा और चौथा महाप्राण। आप अलप प्राण महाप्राण का जो स्वर व्यंजन का मैंने वीडियो बना रखा वो देखेगा। यानी कोई भी आप लिखेगा, जैसे अपन लिखते हैं अंग्रेजी में डी, तो ये क्या हो गया, द का मतलब अलप प्राण, और इसके एच लगाते ही ये क्या बन जाएगा, महाप्राण बन जाएगा। ध ध महाप्राण में आएगा। देख लो जी, आप करके देख लेना ये चीज़। जिसके साथ में एच जुड़ जाता है वो महाप्राण, अगर एच नहीं जुड़ा अकेला सिंगल है तो वो अलप प्राण। ऐसे मत सोच लेना कभी एच सी एच का च बन गया तो छ के साथ में डबल एच भी लगेगा। समझ रहे हो ना बात को, जैसे एस एच तो एस डबल एच, है ना। इस प्रकार से एक दो वर्ण में थोड़ा सा कंफ्यूज है, और आप जो करोगे वही निकलेगा। कौन सा विकल्प गलत है, बहुत ही शानदार प्रश्न अपने सामने आया है। तो इसमें ये रे जैसे न वत्रस्य व्यंजन होते हैं बिल्कुल। यंग गन्नम ये द्विस्थानीय व्यंजन होते हैं।
अक्षय त्रय ज्ञ श्रेय द्वितीय व्यंजन कहते हैं, इसको तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और क और ख को जीव अमूल्य व्यंजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपने लिए सही होगा। ठीक है, इनको द्वितीय नहीं कहा जाता, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जिस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है, कितना शानदार प्रश्न है। जीवा है वो तालु से नहीं टकराएगी, आप आराम से कर भी लोगे। ये से टकराएगी, च वर्ग तालु भी होता है, स भी तालु होता है, घ नहीं होता है, कर लोगे ना। ये कंठे होता है। घ किस प्रकार की श्रेणी में माना जाता है, ये कंठे की श्रेणी में माना जाता है। निम्न में से कंठ तालुव्य ध्वनि, कंठ और तालु दोनों से बनने वाली ध्वनि इनमें से कौन सी है। तो कंठ तालु देखो, ए और ई के योग से क्या बनता है, ए। अब अपन देखते हैं कि ऐ जो होता है वो किसके योग से बनता है। तो वो भी ऐ जो होती है वो किससे बनती है, ए और ए के योग से। तो कंठ और तालु, तो ऐ जो होती है वो कंठ और तालु दोनों के योग से बनती है। नीचे के ऑप्शनों में देखिए ओ आ ई, ये नहीं है। अर्ध स्वर व का उच्चारण स्थान क्या होता है, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। व जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ट होता है। व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ट, यानी ये वकार की श्रेणी में माना जाता है। कौन सा विकल्प संगत नहीं है, इसमें पूछा अपन को कि कौन सा विकल्प संगत की श्रेणी में नहीं आता है। तालुव्य में ई ये सही, ये तो बिल्कुल सही है। मूर्धन्य में री र और स सही है। दंते में ल और स सही। कंठे में मैं यंगणम, ये कंठे नहीं होते हैं, ये किसमें आते हैं, नासिक्य में माने जाते हैं। ए वर्ग का सही वर्गीकरण क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न अपन को पूछा है कि ए वर्ग का सही वर्गीकरण अपन को पूछा है। तो ए होता है वो ह्रस्व होता है, निरअनुनासिक होता है, मध्य होता है, अवर्ताकार होता है, अर्धविवृत होता है और एक कंठे भी होता है। तो बिल्कुल देखो कितने शानदार हैं। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा परेशानी करते हैं। अगर अपन को पूरी जानकारी है तो ही अपन कर सकते हैं, अन्यथा ये प्रश्न हर एक के बस की बात नहीं होता है। यहाँ पर तुक्का लगाते हैं ज़्यादातर विद्यार्थी, जबकि समझा हुआ अगर किसी विद्यार्थी का है तो बिल्कुल आराम से वो कर सकता है। बिल्कुल धैर्य से करना पड़ता है इस प्रश्न को। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता हो वे स्वर क्या कहलाते हैं, यानी मुख बिल्कुल से भी कम खुलता हो उसको क्या, कौन सा स्वर मतलब कहते हैं। जैसे संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। अब विवृत में तो देखो पूरा खुलता है, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन संवृत जो स्वर होता है ना, इस संवृत स्वर में मुख बंद सा ही रहता है। ई ऊ और री आते हैं इसमें, ये क्या कहलाते हैं, संवृत कहलाते हैं। आगे बात समझ में। अब अर्ध संवृत की बात करें तो इनमें उच्चारण में मुख थोड़ा सा मतलब अधिक खुलता, ए और ओ आते हैं, ए और ओ आते हैं, वो अर्ध संवृत में आते हैं। विवृत में पूरा खुलता है, अर्ध विवृत में विवृत की बजाय थोड़ा सा मुख आधा खुलता है, जैसे ए ऐ औ, वो आते हैं। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लय व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा, यानी लय को अपन किस में रखेंगे। तो लय जो होता है वो किस में आता है, वत्रस्य के अंतर्गत समाहित इसको किया गया है। ध्यान रखिएगा, न लय से जय, ये जो उच्चारण होता है ना, इन सभी का वत्रस्य उच्चारण माना जाता है, उच्चारण स्थान। कौन सा विकल्प गलत है, यानी अपन को इनमें से गलत विकल्प छांटना है। तो ध्यान रखिएगा, स तो उष्म और मूर्धन्य होता है, बिल्कुल सही है, उष्म भी होगा और मूर्धन्य भी। फिर ब जो है ये स उष्म और दंत्य होता है, बिल्कुल सही है। ये स उष्म और ओष्ठ्य, ये ओष्ठ्य नहीं होता है बल्कि ये तालुव्य में आता है उष्म और कंठ्य होता है। आगे बात समझ में। किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग इसमें पूछ सकते हो। ये जो स है वो तालुव्य में आता है। श्रेय वर्ण का सही विश्लेषण अपन ने कर लिया है। इस श्रेय का तो सही विश्लेषण आराम से कर लोगे कि स और रे। अब देखो इसमें हलंत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ए की कोई आवश्यकता भी नहीं है, अन्यथा ए भी साथ में जुड़ता है क्योंकि रे में ए मिला हुआ है ऑलरेडी। किस विकल्प में रेफ वर्ण है। अब रेफ का मतलब क्या होता है ये नहीं जानते आधे से ज़्यादा विद्यार्थी। रेफ का मतलब ऊपर जो लगता है ना रे, उसको रेफ वाला रे बोलते हैं। तो ऊपर वाले एक में एक कर्म।
कर्तव्य का सही वर्ण विन्यास, ये प्रश्न पक्का पूछा जाएगा द्वितीय श्रेणी में। अब कर्तव्य का सही वर्ण विन्यास देखिएगा, कर्तव्य शब्द कैसे लिखा हुआ है। क लिखा हुआ है तो देखिए क, इसके आगे स्वर ए है। रे के आगे कोई स्वर की आवश्यकता नहीं है। तय में स्वर मिला हुआ है। व में स्वर की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह आधा है। ये है उसमें स्वर मिला हुआ, इसका मतलब ये वाला इसमें ऑप्शन है सही हो जाएगा। आगे बात समझ में। नीचे, यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि का उच्चारण कठिनाई से होगा। तो आप इनका करके देखना पड़ेगा आपको। अब नीचे का होठ पकड़ लेना, ले का उच्चारण हो रहा है, ख का हो रहा है, आ का, जबकि पे का नहीं हो रहा है। पे का उच्चारण करोगे दोनों होठ आपस में स्पर्श करेंगे ही करेंगे। समझ रहे हो ना बात को, इसलिए इनको ओष्ठ नाम से जाना जाता है, पे वर्ग को। निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती है, यानी कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण करेंगे तो जीवा है वो दांतों को स्पर्श करेगी। इसलिए तय थे दे दे न, ये दंते तो कहलाते हैं, इसलिए ये तय आ जाएगा इसका सही उत्तर। अब देखो कै का कर लो, च का कर लो, पै का करके देख लो, जीभ वो दांतों को नहीं टकराएगी। जबकि तय थे दे दे न करोगे तो जीभ है वो दांतों से टकरा रही है। तय थे दे धे न करके देख लीजिए आप लोग, करके देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वरों को समृत, विवृत, अर्धविवृत और अर्धसमृत में विभाजन का मतलब है अपन को आधार पूछा है कि किस आधार पर इनका विभाजन किया गया है। तो ये मुखाकृति के आधार पर इनका विभाजन है वो किया गया है। किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर इनका 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है, विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जय जो है वो किस प्रकार का व्यंजन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें जय को देखिए। अब इसमें सघोष, अलप्राण, कंठे, स्पर्शी सब कुछ पूछ लिया अपन को। तो ध्यान रखिएगा, जय जो है वो सघोष है, अलप्राण है, तालव्य भी है, स्पर्श संघर्षी भी है। क्योंकि च, छ, जय, जय ये स्पर्श संघर्षी होते हैं 4 ही व्यंजन। च वर्ग पूरा तालव्य होता है। 1, 3, 5 मैंने आपको बताया था अलप्राण होते हैं, तो च, छ, जय इसका मतलब ये अलप्राण भी है। और सघोष, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण है वो सघोष होते हैं, पहला और दूसरा अघोष। इसका मतलब इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पूरी जानकारी अगर जय के बारे में है तो ही इसका उत्तर दे पाओगे, अन्यथा इसका उत्तर देना मुश्किल है। स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद, कितना शानदार प्रश्न पूछा है। स्वर तंत्री के जो कंपन होता है उसके आधार पर स्वरों का जो भेद किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है। तो उनको मतलब अलप्राण, महाप्राण कहते हैं, अघोष, सघोष, समृत, विवृत, स्पर्शी या फिर स्पर्श संघर्षी, किस नाम से अपन इसको जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनको अघोष और सघोष है वो स्वर तंत्री के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया है। यानी जिनका उच्चारण करने में स्वर तंत्री में नाद यानी कंपन पैदा होती है तो वो सघोष कहलाते हैं, और नाद या कंपन उत्पन्न नहीं होती है उसको अघोष कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की क्या परिभाषा होती है? ध्यान रखिएगा, वर्ण की परिभाषा होती है कि किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई होती है ना, उनको ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। उस व्यंजनों के संबंध में संगत कथन पूछा अपन को। उस व्यंजनों के संबंध में संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो उस व्यंजनों में देखिए, उस व्यंजनों का उच्चारण किसी घर्षण से उत्पन्न वायु से न होकर के नाभि से होता है। वायु से न नहीं, वायु से तो होता है, इसका मतलब ये असंगत है। उस व्यंजनों का उच्चारण प्राणवायु की अधिक मात्रा बाहर निकलती है, अधिक मात्रा बाहर निकलती है, ये भी गलत है। केवल है को छोड़कर उस व्यंजन अघोष परंतु महाप्राण व्यंजनों की श्रेणी में माने जाते हैं। यानी है को छोड़ देंगे, उसमें व्यंजन वही होते हैं, है को छोड़ करके सारे के सारे से ये होते हैं जिसमें उच्चारण करते समय वायु है वो उष्मा के साथ बाहर निकलती है, और ये अघोष परंतु महाप्राण भी होते हैं। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें ध्यान रखिएगा, आ और री ये उच्चारण के आधार पर अपन को यहाँ पर पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, आ और री ये जो है इनका उच्चारण स्थान होता है ना, ई का उच्चारण स्थान इसका तालु होता है, बल्कि इनका सभी का क्या होता है? कंठ होता है। जबकि ये री होती है, इसका भी मूर्धन्य उच्चारण स्थान के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार से अपन प्रत्येक टॉपिक के हमेशा इसी प्रकार से टेस्ट लेते रहेंगे। आप
अपनी कॉपी पेन लेकर के साथ बैठिएगा, जिससे क्या है कि आप अपना मूल्यांकन कर सको। पहले टॉपिक पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद में आपको उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हमेशा करवाए जाएंगे। सारा सिलेबस परीक्षा तक आपको एक बार रिवीजन करवा दिया जाएगा व्याख्या सहित। अब नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें इनकी सारी मैं आपको विस्तार से और भी व्याख्या बता दूंगा। अभी भी मैंने सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। किसी विद्यार्थी को कोई शंका हो तो आप लोग इसमें से पूछ सकते हैं कि इसमें ये चीज़ छूट सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मतलब पढ़ाते समय मुझे याद रहे ना रहे, आप लोग पढ़ते हो, आप भी यही चीज़ें पढ़ते हो, यही टीचर आपको पढ़ करके पढ़ाता है, बात तो वही है। थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ इसमें ये समस्या आई, फलां पर्सन में ये लगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।